हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है द BITN यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हम लोग देखते हैं नोट्स के सिंपल छोटे छोटे पॉइंट्स पे चीज़ों को कवर करने का कोशिश कर रहे हैं। तो अदर स्टेट्स एक्ट्स रूल्स, ये 5 से 7 मिनट की वीडियो होने वाली है, जो कि 4 नंबर इससे इम्पॉर्टेंट 4 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आने वाले हैं। तो ये है क्या एक्चुअली? CNT हम लोगों ने देख लिया 10 नंबर का, SPT हम लोगों ने देख लिया 10 नंबर का, ठीक है। तो अब इसके बाद जो अदर हैं स्टेट रूल्स जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो, तो इसमें पहला आता है विल्किंसंस रूल 1837, जो फाइनली लागू किया गया। ये विल्किंसंस रूल 1837 ये किसके नाम पे लागू होता है, ये किसके नाम से आया? तो थॉमस विल्किंसंस, जो कि कमिश्नर थे या फिर एजेंट थे, कुछ भी कह सकते हैं आप, उस टाइम के ब्रिटिश गवर्नमेंट के। ये हुआ क्यों, कैसे आया, ये वो बताते हैं कि 1832 और 33 में रिबेलियंस, भारी मात्रा में रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ अंग्रेज़ों के खिलाफ यहाँ झारखंड में। और ये 1832 और 33 का जो टाइम है, इसमें मेनली 2 रिवॉल्ट्स के बारे में चर्चा होती है, एक कोल और एक भूमिज। कोल रिवॉल्ट हुआ 1831 से लेकर 32 में, और 1832 से लेकर 33 में हुआ भूमिज रिवॉल्ट। ये दोनों का मेन जो सेंटर था वो सिंहभूम क्षेत्र था, है ना। ये दोनों का सेंटर सिंहभूम क्षेत्र था। अब यहाँ पर हालांकि ये दोनों रिबेलियंस को सप्रेश कर दिया गया सरकार के द्वारा, उस समय अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा, लेकिन फिर भी इसका क्या परिणाम हुआ वो हम लोग देखते हैं। क्या किए कि यहाँ पर इतना रिवॉल्ट होने के बाद गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने बोला कि हम लोग अब एक इम्प्रूव्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इंट्रोड्यूस करेंगे। इम्प्रूव्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या, जिससे मतलब थोड़ी संतुष्टि हो सके वहाँ के ट्राइबल्स को, सिंहभूम और मानभूम के क्षेत्र के या कोल्हान क्षेत्र के ट्राइबल को, है ना। तो इसके लिए क्या किया कि उन्होंने एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अप्रूव किया, इम्प्रूव्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अप्रूव किया, और उसका जो हेड क्वार्टर है उसको रांची में बनाया। और कब बनाया? वो 15 जनवरी 1834 को बनाया, 1834, 15 जनवरी 1834 को। और इसके जो एजेंट थे या फिर कमिश्नर जिसको बोल सकते हैं आप, कि वो उनको बनाया गया थॉमस विल्किंसन साहब को। अब ये थॉमस विल्किंसन साहब ने 1834 को इनका ऑफिस बना, हेडक्वार्टर बना। 1837 को इन्होंने अनाउंस कर दिया कि फ्रॉम नाउ नॉन शेड्यूल एरिया ऑफ वेस्ट सिंहभूम जो है, जो कोल्हान है, मेनली कोल्हान क्षेत्र को बोलते हैं। विल्किंसंस रूल किधर था? तो कोल्हान क्षेत्र में था। इसमें वहाँ पे बोला कि नॉन शेड्यूल्ड एरिया जो है वो उसको गवर्न किया जाएगा बाय न्यू स्टेट ऑफ रूल्स दैट इज़ नोन एज विल्किंसंस रूल। ये था विल्किंसंस रूल। विल्किंसंस रूल्स को किसने लेकर आया? तो विल्किंसंस ने, थॉमस विल्किंसंस ने। अब रूल्स में था क्या वो हम लोग देख लेते हैं फटाफट। रूल्स में था कि सिविल सूट्स, मतलब जो केसेस होंगे, सिविल केसेस जितने भी अंडर 300 या अप टू 300, वो उनको देखने का पावर, उन पे फैसला सुनाने का पावर वो होगा मुंसिफ या फिर नेटिव चीफ के पास, जो उस गांव के, वो लोकल गांव के या फिर लोकल एरिया के जो मुखिया होंगे या चीफ होंगे, मुख्य जो आदमी होंगे, उनके जो हेड होंगे उनके पास होगा ये। कोर्ट्स का यहाँ पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और इन सब का इंटरफेरेंस से इसको दूर रखा गया। क्यों दूर रखा गया? क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, यही तो प्रॉब्लम थी कि कोर्ट्स में ले जा कर के और इनसे वसूला जाता था वहाँ के ट्राइबल्स से, टेनेंट्स से, काश्तकार जिसको कहते हैं हम लोग, या पीजेंट से, जो किसान थे, उनसे ज़्यादा वसूला जाने लगा था इनडायरेक्टली। ये जो कर और टैक्सेशन सिस्टम होता है, ये तो उन्हीं के खिलाफ ये जनरली विद्रोह हो रहा था हर जगह पर। तो इसको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन देने के लिए इन्होंने बोला कि चलो इनसे हटा देते हैं, और फाइनली जो उनके ही मुखिया होंगे, उन्हीं के लोकल ट्राइबल्स के जो चीफ होंगे, वही सब हैं जो इन सब केसेस को देखेंगे, फाइनल जजमेंट वही देखेंगे। उसके बाद और एक चीज़ बोला गया कि ऑल सूट्स, जितने भी केसेस होंगे उसकी सुनवाई या फिर उसमें जो डिसीजन लिया जाएगा या फिर उसमें जो चर्चाएं होंगी, जो केसेस चल रहे होंगे, वो ओपनली होगा और डिसाइड किया जाएगा दोनों पार्टीज़ के बीच में के प्रेजेंट में, या फिर उनके अथॉरिटीज़ प्रेजेंट रहेंगे, ऑथराइज्ड एजेंट रहेंगे दोनों के पार्टीज़ के, जिसके बीच में केस है। तो वहीं उन दोनों के प्रेजेंट में ये सब सारी डिसीजंस या फैसला सुनाया जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ट्रेडिशनल हो ट्राइबल जो हेड होंगे, है ना,
जो ट्रेडिशनल जो हो ट्राइब्स के या फिर ट्राइबल हेड होंगे, सिंपल समझिए, ट्राइबल्स जो हेड होंगे वो होंगे वही विलेज का जो पीस शांति और लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है उसको मेंटेन करने का जिम्मेवारी उन्हीं पे होगा, वही रखेंगे, है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि मानकीज़ को उस विल्किंसन्स रूल में क्या बोला गया कि मानकीज़ होंगे जो अपने एरिया के पुलिस हेड भी होंगे, है ना, अपने एरिया के पुलिस हेड होंगे, अपने एरिया सर्कल के पुलिस हेड होंगे वो, और इसके साथ ही गवर्नमेंट का जो भी बकाया होगा उसका राशि कलेक्शन करने की भी जिम्मेवारी इन्हीं पे होगी। छोटे मोटे केसेस या इधर वो सिविल हो या क्रिमिनल केसेस हो, इनको भी सॉल्व करने की जिम्मेवारी किनकी होगी, तो मानकीज़ की होगी। तो यहाँ पर जो समझ सकते हैं, मैंने अभी जो बताया कि विलेज हेड जो या फिर मुंसिफ जो फैसला दे सकता है, तो यहाँ पे ऑन एंड आप समझ सकते हैं कि ये बात किया जा रहा है मानकीज़ का ही। मानकीज़ कौन है ये हम लोग बात कर लेंगे अभी थोड़ी देर में ही, तुरंत, है ना। मुंडा और मानकी, मुंडा मानकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में मुंडा एक गांव का मुखिया होता है, गांव का जो हेड होता है उसको मुंडा बोला गया, और जो ग्रुप ऑफ गांव जिसको पीर बोलते हैं उसका जो हेड होता है उसको मानकी बोलते हैं। देखते हैं हम लोग आगे क्या होता है। इस रूल में और एक चीज़ लाया गया कि स्टैम्प पेपर की कोई ज़रूरत नहीं होगी, सिंपल सा पेपर में लिख करके पिटिशन या केस फाइल किया जा सकता है, केस दिया जा सकता है अपने मुखिया के पास। मुखिया कहने का मतलब है कि अपने हेड के पास, मानकी हो सकता है वो। उसके बाद यही जो सिस्टम थी बाद में जाकर के मुंडा और मानकी सिस्टम में फिर से ये तब्दील हो गई, ये बन गया मुंडा मानकी सिस्टम, जो कि जनरली हो ट्राइब्स के द्वारा प्रैक्टिस की जाती थी। अब देखते थोड़ा मुंडा मानकी सिस्टम फटाफट देख ही लेते हैं क्या होता है ना। मुंडा मानकी सिस्टम में 2 टियर का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। ये ट्राइबल का ये ट्रेडिशनल जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, ट्रेडिशनल कैसे चलाना है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, गाँव को कैसे चलाना है, उसके लिए ये सिस्टम था, है ना। तो ये जनरली हो ट्राइब्स के द्वारा प्रैक्टिस किया जाता था। हो ट्राइब्स में ये मुंडा मानकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पॉपुलर था। इसमें 2 टियर थे, एक विलेज काउंसिल और दूसरा पीर। विलेज काउंसिल में क्या क्या था ये समझिए। विलेज काउंसिल में सबसे पहले बात करते हैं विलेज की। तो विलेज का जो हेड होता था उसको मुंडाज बोलते थे, मुंडा। ये क्या था, इसके पास पावर होती थी एडमिनिस्ट्रेशन का, जुडिशियल का यानी न्यायिक प्रक्रिया का भी पावर होता था, प्लस में रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन का भी पावर होता था इसके पास, विलेज हेड के पास, है ना। इसके बाद जो विलेज हेड को असिस्ट करता था उसका नाम है दकवा, उसको दकवा बोला जाता था। विलेज हेड यानी मुंडा को जो असिस्ट करता था उसका नाम था मुंडा मानकी में दकवा। रिलीजियस हेड हुआ करता था मुंडा मानकी सिस्टम में, उसका नाम था दिवरी। इसका स्पेलिंग कहीं कहीं आपको ऐसे भी मिलेगा, तो डोंट वरी, कुछ भी आप याद रख लें, दिवरी। उसके बाद असिस्टेंट ऑफ दिवरी जो थी वो था यात्रा दिवरी, उसको यात्रा दिवरी करते थे। और रेवेन्यू ऑफिशियल को जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उसको तहसीलदार कहते थे। अब पीर जो था, जो सेकंड टियर इसका था, वो पीर था। इसमें क्या होता था कि नंबर ऑफ विलेजेस को मिला करके, आइदर हो सकता है 10 से 15 विलेज या 5 से 7, कुछ भी, जो नंबर ऑफ विलेजेस को मिला करके उनका जो हेड होता था वो मानकी, मतलब मुंडाज का हेड कह सकते हैं आपकी, वो मानकी होता था। तो यहाँ से आया मुंडा एंड मानकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। आगे देखते हैं लॉ के बारे में पढ़ते हैं और कौन कौन से रूल थे उनके बारे में। दूसरा रूल था राइट टू फेयर, जो अदर देन CNT एंड SPT है वो, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिएशन एंड रीसेटलमेंट। झारखंड अमेंडमेंट एक्ट 2017, ये अमेंडमेंट एक्ट था एक्चुअली। ये इसमें क्या था कि इस एक्ट को, एक सेकेंड, हाँ, इस एक्ट को इफेक्ट में लाया गया कब से, हालांकि ये 2017 में अमेंड हुआ, लेकिन इस एक्ट को इफेक्ट में लाया गया कब से, बोला गया कि 1 जनवरी 2014 को इसमें इफेक्ट में लाएगी। अब देखो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, तो मतलब भूमि अधिग्रहण जिसको कहते हैं कंपनीज़ के लिए। जैसे कोई कंपनीज लग रही है, कोई मान लो रोड बन रहा है, तो उसके लिए क्या होता है कि रोड या फिर रोड की चौड़ाईकरण हो रही है, तो उसके लिए क्या होता है कि अगल बगल की ज़मीनों को उनको अक्वायर करना होता है। तो उसके लिए
जो एक्विजिशन या भूमि अधिग्रहण का प्रक्रिया होता है उसमें ट्रांसपेरेंसी और रिहेबिलिएशन एंड रीसेटलमेंट की अच्छी प्रक्रिया के लिए ये लॉ बनाया गया, अमेंड किया गया। लेकिन इसमें साथ में ये भी लिखा गया कि गवर्नमेंट है जो कि ग्राम सभा से एडवाइस या लोकल अथॉरिटी से एडवाइस भी ले सकती है इन केसेस ऑफ गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट होंगे, जैसे रोड्स बनाना हो, गवर्नमेंट स्कूल बनाना हो, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, और या फिर कोई भी पंचायत भवन या फिर कोई भी ऐसा चीज़ जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, तो उनके लिए ये सिंपली ग्राम सभा या लोकल अथॉरिटी से एडवाइस लेकर के बना सकते हैं। वहाँ पे ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की। तीसरा जो रूल है वो है बिहार कोल्हान सिविल जस्टिस रेगुलेशन एंड वैलिडेटिंग एक्ट 1978। ठीक है, इसमें क्या बोला गया कि द एक्ट is to regulate and validate certain past action in कोल्हान रीजन एक्सेप्ट। ओके, क्या बोला गया कि कोल्हान रीजन में ये वाले एक्ट के थ्रू पास्ट में जो, मतलब झारखंड बनने से पहले बोल सकते हैं या फिर उससे पहले जब ये रूल बना है ना, उससे पहले का जो कोई पास्ट का केसेस है तो उस पे रेगुलेशन या वैलिडेशन या उस पे फैसला करने का जो एक्ट बनाया गया उसके लिए ये था। लेकिन इसमें से एरिया, वो सब एरिया एक्सेप्ट रहेंगे, वो सब एरिया को इंक्लूड नहीं किया गया जो कि म्यूनसिपैलिटीज़ ऑफ चाईबासा के अंदर आता है इन सदर सब डिवीज़न ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंहभूम। ये वाला इम्पॉर्टेंट लाइन है कि कौन से एरिया को एक्सेप्ट किया, हटाया गया, इंक्लूड नहीं किया गया इसमें, इस एक्ट में। तो म्यूनसिपैलिटीज़ ऑफ चाईबासा। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर में क्या है कि कोल्हान सिविल जस्टिस वैलिडेटिंग एंड रेगुलेटिंग एक्ट 1966। इसमें भी सेम एज इससे पहले वाला बिहार कोल्हान सिविल जस्टिस रेगुलेटिंग एंड वैलिडेटिंग एक्ट 1978 था, सेम उसी के जैसा था ये। बस इसमें भी वही था कि एडमिनिस्ट्रेशन को, सिविल जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट करना था यहाँ पर, जो कि पास्ट के या फिर किसी केसेस को, पेंडिंग केसेस को या फिर उनको रेगुलेट करने की बात करी गई इसमें। और उसके बाद आता है हमारे पास 5वां नंबर, बिहार शेड्यूल्ड एरिया रेगुलेशन एक्ट 1969। इसमें क्या था कि कुछ अमेंडमेंट के रिगार्डिंग प्रोविजंस लाया गया, रेगुलेशन टू मेक सर्टेन प्रोविज़न एंड टू अमेंड सर्टेन लॉज। इस कानून के इस एक्ट के अनुसार या इस एक्ट के आधार पर किसी कानून को रेगुलेट या किसी कानून को अमेंड करने का प्रोसीजर इसमें डाला गया, प्रोविज़न इसमें डाला गया, है ना। तो ये था हमारा अदर देन एसपीटी एंड सीएनटी एक्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें ज़रूर और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।